Welcome back students and good morning. Next chapter of class 7th is functioning of the state government. Okay, related civics subject या politics subject. Okay, politics. तो functioning of the state government के कार्य क्या है, तो उसके पहले जो पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट का पावर क्या होता है उसको हम लोग इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ डिवीजन ऑफ पावर, जो पावर का सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में डिवीजन किया गया, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में जो डिवीजन है उसको भी एक्सप्लेन करने का काम किया जाएगा। ओके, तो लेट अस गो। पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन द फेडरल सिस्टम। इंडिया इज अ फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम के साथ साथ इंडिया क्या है, एक इंडिया जो है यह पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ फॉर्म भी है। तो फेडरल सिस्टम में यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो पावर होते हैं वह क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। बट इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है, कहीं भी आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल शब्द नहीं मिलेगा, उसके जगह पे यूनियन लिखा है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का एक संघ है। ओके, देखिए, इन द फेडरल सिस्टम द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इन नन एज द यूनियन गवर्नमेंट। ओके, एंड वाइल दैट फॉर एवरी स्टेट इज नन एज द स्टेट गवर्नमेंट। और जो स्टेट होते हैं उन्हें स्टेट गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। बोथ द गवर्नमेंट ऑपरेट विद इन द लिमिट्स सेट फॉर देम बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से कार्य करेंगे, वर्क करेंगे, उनकी फंक्शनिंग क्या होगी, उसका जो लिमिटेशंस है वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसके आर्टिकल्स में लिखा गया कि यूनियन गवर्नमेंट के क्या कार्य होंगे और स्टेट गवर्नमेंट के कार्य क्या होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के का पावर क्या होगा। ओके, और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्ट्री, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री, इनकी अपॉइंटिंग कैसे होगी, टोटल फिर इलेक्शन से रिलेटेड प्रोसीजर, टोटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको कोडिंग करने का काम किया गया। द यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का पावर नहीं ले सकती है। ओके, विदाउट देयर कंसेंट, बिना उससे कंसेंट किए, पूछे। नार और न ही कैन इट इंटरफेयर इन इट्स अफेयर्स, और न ही स्टेट गवर्नमेंट के अफेयर्स में वह इंटरफेयर करने का काम करे। बट अगर अमेरिका को देखें, अमेरिकन जो फेडरल सिस्टम है, तो उसका एक अलग क्राइटेरिया, वहां पे स्टेट्स को पावर, स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। साथ ही साथ वहां के जो सिटीजन्स हैं अमेरिकन सिटीजन भी होते हैं, और जिस स्टेट के रहते हैं उस स्टेट के भी सिटीजन, यानी कि वहां पे डायरकी सिटीजनशिप है। जबकि इंडिया में ओनली वन, आप अगर सिटीजन्स हैं तो आप इंडियन सिटीजन है, किसी स्टेट के सिटीजन नहीं है। तो जो यूनियन गवर्नमेंट है यह स्टेट के पावर को कैप्चर कर सकती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को काफी फ्लेक्सिबल के साथ साथ काफी स्ट्रिक्ट, यूनिटरी भी बनाया गया। इमरजेंसी टाइम में इसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360 में पार्लियामेंट को यह पावर दिया गया है कि वह पहले तो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर से प्रेसिडेंट अपने स्टैम्प और सिग्नेचर के द्वारा इमरजेंसी अप्लाई कर सकता था। बट जो इमरजेंसी लगा इंडिया में जब 1975 के आसपास, तो उस समय क्या हुआ कि उसके बाद जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए, उसके बाद या कुछ चेंजिंग कर दी गई कि जब तक प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट मिनिस्ट्री जब तक लिखित प्रूफ नहीं देगी प्रेसिडेंट को, तब तक क्या होगा, तब तक इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकेगी। टोटल ऑल ओवर इंडिया में इमरजेंसी लगाने के लिए 352 आर्टिकल का यूज किया जाता है। जैसे अगर कोई बाहरी अटैक कर रहा हो, कोई अदर कंट्री का हमारे ऊपर, फिर इंडिया की अगर कोई कंडीशन ऐसी हो गई है जिससे टोटल ऑल ओवर कंट्री में इमरजेंसी को
लगाना पड़े। तो अब यह है कि अगर इंडिया के किसी एक पार्ट में कंडीशन बैड हो रही है तो सिर्फ उसी पार्ट में इमरजेंसी लगाई जा सकती है, टोटल ऑल ओवर इंडिया में नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन जब कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्री लिख के दे देगा एंड प्राइम मिनिस्टर, तो उसके बाद प्रेसिडेंट इसे अप्लाई, तो इसे प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है। तो 356 के तहत प्रेसिडेंट को यह पावर है, प्रेसिडेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है गवर्नर स्टेट में, जो गवर्नर क्या करता है, गवर्नर के स्टेट सिग्नेचर और स्टैम्प से जितने भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी बिल पास किए जाएंगे, जो भी कंडीशन, क्योंकि चीफ मिनिस्टर की जो अपॉइंटिंग होती है, जो ओथ दिलाने का काम करता है, वह गवर्नर ही करता है। और गवर्नर के टोटल, वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो टोटल पावर स्टेट का गवर्नर के पास है, लेकिन एक्चुअल पावर चीफ मिनिस्टर के पास है। जैसा प्रेसिडेंट और एक्चुअल पावर प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के पास होती है, वैसे स्टेट में भी। तो प्रेसिडेंट, अगर गवर्नर को ऐसा लगे कि स्टेट का जो रूल रेगुलेशन है वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चलाया जा रहा है, और साथ ही साथ अगर ऐसा गवर्नर को लगे कि यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है, वह जो तत्कालीन गवर्नमेंट है, जो प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट है, अगर उसको हैंडल नहीं कर पा रही है, तो वह प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म कर सकता है कि यहाँ की जो चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, वह यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में क्या है, वह फेल्योर है, और प्रेसिडेंट रूल अप्लाई करने की सिफारिश कर सकता है। उसके बाद अगर वहाँ से अप्लाई हो गया तो उसका अलग अलग प्रोसीजर है, लंबा प्रोसीजर है, आप लोगों को बस इतना ही पढ़ना है। तो वहाँ पे क्या करेगा, गवर्नर अपने खुद कंट्रोल में, तो प्रेसिडेंट अपने कंट्रोल में लेगा, लेकिन गवर्नर उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, और प्रेसिडेंट जब तक चाहे तब तक गवर्नर स्टेट में उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य कर सकता है। वैसे तो 5 ईयर्स का होता है, लेकिन यह प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इमरजेंसी टाइम में क्या कर सकता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो प्रेसिडेंट होता है, वह स्टेट के पावर को कैप्चर कर सकता है। अगर उसको लगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट का रूल रेगुलेशन नहीं चल रहा है, और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर को स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन नहीं कर पा रही है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर यानी कि फेडरल सिस्टम में होता है कि पावर का डिवीजन कर दिया जाता है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज डिवीजन होता है, किस सब्जेक्ट पे कौन सी यूनियन गवर्नमेंट लॉ प्रिपेयर करेगी, किस सब्जेक्ट पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ प्रिपेयर। ओके, देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड अ क्लियर कट डिवीजन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट डिवीजन कर दिया, कहीं भी डाउट नहीं है। ओके, बिटवीन द पावर ऑफ द टू गवर्नमेंट इट्स कंसिस्ट 3 लिस्ट। इसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट बनाई गई है। फर्स्ट द यूनियन लिस्ट, सेकेंड द स्टेट लिस्ट, and third is the concurrent list. Okay, that contains the detail of these power। और इन 3 लिस्ट में स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स का एक्सप्लेन किया गया है, वो डिटेल में दिया गया है। ओके, देखिए द यूनियन लिस्ट कंसिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो नेशनल इंपोर्टेंस के सब्जेक्ट हैं उन्हीं से रिलेटेड लॉ प्रिपेयर कर सकती है, लाइक एज डिफेंस। ओके, एक्सटर्नल अफेयर, विदेशी मामले, विदेशों से संबंध, करेंसी, करेंसी भी क्या है, प्रिंट करने का काम, चाहे वो मिंट हो, सिक्के हो या करेंसी नोट्स हो, ये टोटल क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर। रेलवेज हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में। कम्युनिकेशन हो गया, जो संचार का माध्यम है, टेलीफोन वगैरह जितने भी है, या क्या है कम्युनिकेशन, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल लिस्ट में आता है। बैंकिंग हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, एंड टेलीग्राफ सर्विस। ओके, एंड और भी बहुत है जो सेंट्रल लिस्ट में आते हैं, जिन्हें सेंट्रल लिस्ट कहा जाता है, और इस पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ प्रिपेयर करने का पावर है। Similarly, the state list contains subject like the maintaining law and order।
इसी की सेम जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट है वैसे स्टेट लिस्ट है। तो स्टेट लिस्ट में जो है फर्स्ट है मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कानून व्यवस्था स्टेट में बनाए रखना, या क्या है इस सब्जेक्ट पे स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया है। एंड द स्टेट, सिर्फ उस स्टेट में पुलिस, ये भी स्टेट गवर्नमेंट का मैटर्स है। हेल्थ, ये भी स्टेट गवर्नमेंट का मैटर्स है। ट्रांसपोर्ट हो गया, ये भी स्टेट लिस्ट में है जिसपे स्टेट गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन प्रिपेयर करती है। लैंड पॉलिसीज हो गया, इसमें भी स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, लैंड पॉलिसी को स्टेट गवर्नमेंट ही बनाती है। फिर स्टैम्प हो गया, स्टैम्प ड्यूटी, ये भी स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। ओके, एक्स्ट्रा और भी बहुत से ऐसे मैटर्स हैं। ऑन विच ओनली द स्टेट कैन मेक लॉ, इन सब्जेक्ट्स पे अभी मैंने जिसको उल्लेख किया उस पे स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ प्रिपेयर कर सकती। एंड थर्ड है आपका कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए, कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट लाइक द एजुकेशन। पहले यह स्टेट लिस्ट में था, लेकिन बाद में इसे निकाल के स्टेट लिस्ट से इसे कॉन्करेंट लिस्ट में इसको कर दिया गया। फॉरेस्ट भी स्टेट लिस्ट में था, इसे भी कॉन्करेंट लिस्ट में कर दिया गया। फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी कॉन्करेंट लिस्ट में है। लेबर वेलफेयर, लेबर से रिलेटेड जो वेलफेयर है मजदूरों के लिए, वो भी क्या है स्टेट लिस्ट में है। और डिफरेंट टाइप के और भी सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट लिस्ट में। देखिए, प्रेजेंट टाइम में जो यूनियन लिस्ट में यूनियन लिस्ट है, इसमें 97 सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट में, जिस 97 सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ प्रिपेयर करेगी। स्टेट लिस्ट जो है, स्टेट लिस्ट में पहले 67 या 66 सब्जेक्ट थे, बाद में 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट्स उसको निकाल के कॉन्करेंट लिस्ट में मर्ज कर दिया गया। तो अब उसमें 61 और 62 के आसपास स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट हैं जिसपे स्टेट गवर्नमेंट लॉ प्रिपेयर करेगी। एंड कॉन्करेंट लिस्ट में पहले 47 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन जब इसमें 4-5 मिक्स किया गया तो यह 52 हो गए। 52 सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में है जिसपे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ प्रिपेयर करेगी। अगर सपोज दैट अगर एजुकेशन पे एक एजुकेशन का कोई ऐसा मैटर्स है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ प्रिपेयर कर रहे हैं, ओके, और दोनों का जो लॉ प्रिपेयरिंग का जो तरीका है वे है वह डिफरेंट है या सेम है, बट ऐसा एकदम सेम नहीं हो सकता। तो इस कंडीशन में अगर एक ही सब्जेक्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लॉ प्रिपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में अगर डिबेट होने पे मैटर उलझने पे क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए लॉ ही क्या होंगे, मान्य होंगे, और वही ऑल ओवर इंडिया में सभी स्टेट्स को मानना पड़ेगा और उसी को अप्लाई किया जाए। ओके, तो अगर कॉन्करेंट लिस्ट पे कॉन्करेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पे अगर कोई मैटर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में से कोई कानून बनाता है, लॉ प्रिपेयर करता है, अगर इसमें डिबेट हो जाता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिपेयरिंग लॉ को ही प्रेफरेंस देने का काम किया जाएगा। एक मैटर्स और है इसमें क्लियर कट कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट लिस्ट के सभी सब्जेक्ट्स पे लॉ प्रिपेयरिंग कर सकती है। इसके लिए जो पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा के मेंबर्स तो डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं बाय इंडियन पीपुल, बट जो राज्यसभा है, राज्यसभा के मेंबर्स जो होते हैं उनका स्टेट वाइज रिप्रेजेंटेशन है। जिस स्टेट की पॉपुलेशन एक्सेस है उस स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में एक्सेस लेवल पे होते हैं। जैसे यूपी से 31 मेंबर्स चाहते हैं सबसे ज्यादा, तो ऐसे ऐसे डिफरेंट स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें क्या होता है, जो ये राज्यसभा मेंबर्स जाते हैं तो जिस पार्टी की जिस स्टेट में मेजोरिटी रहती है या जिसके जितने ज्यादा एमएलए रहेंगे, एमएलए क्या करते हैं, इन्हें इलेक्ट करने का काम करते हैं। जिन एमएलए को हम लोग यानी कि उस स्टेट के पीपल्स जो सिटीजन्स होते हैं इनकी वोटर लिस्ट में नाम होता है, इलेक्ट करने का काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, और जिस पार्टी के सबसे ज्यादा एमएलए रहेंगे उनके सबसे ज्यादा क्या होंगे, राज्यसभा में मेंबर जाएंगे उसी स्टेट से। तो
हर स्टेट का पॉपुलेशन बेस पे राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन। तो अगर राज्यसभा में प्रेजेंटेड जो मेंबर्स होंगे उनके बहुमत से एंड 2/3 मेजोरिटी से अगर एक यह बिल पास कर दे कि स्टेट लिस्ट के लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, लैंड पॉलिसी, स्टेम पॉलिसी, इन पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट लॉ प्रिपेयर करेगी तो उससे स्टेट का कंट्रोल हट जाएगा और उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, लॉ प्रिपेयर करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिपेयरिंग लॉ ही क्या होंगे, मान्य है। ओके, तो ये रहा आपका फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ द पावर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट को एक्सप्लेन करने का काम किया। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको एक्सप्लेन करने का काम किया जाएगा। ओके, थैंक यू।